गुड मॉर्निंग क्लास 12। बच्चों, ये आपका सिविक्स का पीरियड है और जो हमने आपके लिए जो पार्ट लिया है नियोजित विकास की राजनीति, और ये आपकी दूसरी बुक का पार्ट है। और जबकि बच्चों आप जानते हो कि आपका देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और स्वतंत्रता के समय जब देश के सामने है ना, स्वतंत्रता के समय अपने देश के सामने अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याएं थीं, जिनके समाधान के लिए भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। नियोजन की प्रक्रिया इतनी सरल तो थी नहीं बच्चों, इसमें अनेक प्रकार के मतभेद भी थे। सबसे पहले वैचारिक मतभेद था, फिर विचारधाराओं की दृष्टि से भारतीय में अलग अलग भेद थे। और जो दो वर्ग बन गए थे, उदारवादी चिंतक और साम्यवादी, है ना। और उदारवादी पश्चिमी उदारवादी मॉडल अपनाना चाहते थे, और जबकि साम्यवादी समाजवादी मॉडल को अपनाने के पक्ष में थे। तो बच्चों, और जबकि जो इनके सामने जो दूसरा मतभेद था वो प्राथमिकताओं के निर्धारण को लेकर था। कुछ विचारक जो थे बच्चों निजी क्षेत्र को प्राथमिकता देने के पक्ष में रहते थे, और कुछ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक तरह के पक्ष को रखते थे, है ना। अनेक तरह की जो गतिविधियां थी उन गतिविधियों को निवेश के लिए थे। उनका मानना था बच्चों कि राज्य के माध्यम से, है ना, अपने राज्य के माध्यम से आर्थिक विकास होने पर जनता को अधिक से अधिक क्या होगा बच्चों, लाभ प्राप्त हो सकेगा। और इनके सामने जो तीसरा मतभेद था वो कृषि का उद्योग को लेकर था, और इस पर इनकी विभिन्न तरह तरह की विचारधाराएं थी। लोगों में बहुत ज़्यादा मतभेद था। कुछ का कहना था कि भारत की गरीबी व बेरोजगारी की समस्या का हल औद्योगिकरण के द्वारा होना चाहिए। बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे ना। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था ना, जो यूरोप के अधिकांश देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये मॉडल अपनाया गया था। और बच्चों, दूसरा समाजवादी मॉडल था जिसे सोवियत संघ ने अपनाया था। तो बच्चों, ये जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये बात स्पष्ट हो गई थी कि गरीबी को समाप्त करने के लिए सामाजिक व आर्थिक प्रमुख दायित्व किसका होगा, सरकार का होगा। और बच्चों, अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को अगर हम देखें तो 1940 और 1950 के दशकों में संपूर्ण विश्व में जन समर्थन प्राप्त हुआ, और 1944 में भारत ने उद्योगपति का एक जुट हुआ। सन 1944 में इसका प्रस्ताव पास हुआ, और सन 1944 में भारत में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ, और इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव को रखा ना, नियोजन किया। ये कब किया, 1944 में। और बच्चों, योजना आयोग की जो स्थापना हुई 15 मार्च 1950 और गठन 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का बच्चों गठन हुआ। और बच्चों, योजना आयोग की स्थापना जो कि 15 मार्च 1950 भारत सरकार द्वारा की गई, और एक ये सलाहकार की भूमिका निभाता है। योजना आयोग जो है एक सलाहकार की भूमिका को निभाता है। फिर हम देखते हैं नियोजन से क्या अभिप्राय है। और बच्चों, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, और ये कार्य को क्रमबद्ध में, है ना, सूचीबद्ध में या क्रमबद्ध में क्या करती है बच्चों, संपादित करती है, और एक मानसिक पूर्व प्रवृत्ति है ना। ये एक मानसिक पूर्व प्रवृत्ति है। ये कार्य करने से पहले इसमें क्या होता है, सोचना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है, और तथ्य को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सबसे पहले बच्चों, ये मानसिक पूर्व प्रवृत्ति, ये कार्य करने से पहले इसमें क्या होता है, नियोजन में सोचना पड़ता है, अनुमान के स्थान पर तथ्यों को ध्यान में रखकर, जब अनुमान लगाते हैं तो तथ्य जो तथ्य होते हैं उनको ध्यान में रखकर
काम को करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं बच्चों भारत में नियोजन की आवश्यकता। और जबकि बच्चों आप जानते हैं प्रशासनिक कार्यों के उद्देश्य को अगर हम देखें तो उनकी प्राप्ति के साधनों पर सुनियोजित ढंग से विचार करना ही नियोजन है। और भारत में नियोजन की आवश्यकता मुख्य रूप से कई कारणों से की जा सकती है। और नियोजन के द्वारा यदि हम देखें बच्चों, नियोजन के द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के तरह तरह के अंगों में ये क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है और समाज को क्या करता है, इससे क्या होता है, उन्नति की जा सकती है। और बच्चों को हम देखें तो नियोजन के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना भी की जा सकती है। फिर हम देखते हैं देश में फैले आर्थिक असंतुलन को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने व लोगों के जीवन स्तर को क्या करना, ऊंचा उठाने की दृष्टि से भी नियोजन का अत्यधिक क्या है, आवश्यकता यानी कि महत्व है। आर्थिक नियोजन का महत्व यदि हम बच्चों देखें, आर्थिक नियोजन का महत्व इस दृष्टि से भी हम देखें तो समाजवादी के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। और अगर हम बच्चों आगे देखें तो साधनों के उचित प्रयोग, वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग तथा राष्ट्रीय पूंजी का सही मात्रा में सदुपयोग की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो नियोजन की क्या होती है, अति आवश्यकता होती है। तो हमने भी देखा भारत में नियोजन की आवश्यकता है। फिर हम देखते हैं भारत में नियोजन का महत्व एवं उपयोगिता। अभी हमने आवश्यकता देखी, फिर हम देखते हैं महत्व और उपयोगिता। तो बच्चों भारत में नियोजन के महत्व को हम देखें तो कई तरह से हम देखेंगे। और नियोजन में आर्थिक विकास का दायित्व राज्य ग्रहण कर लेता है तथा एक सामूहिक गतिविधि के रूप में योजना के माध्यम से, है ना, योजना के माध्यम से आर्थिक विकास का प्रारंभ तथा उसका क्या होता है, निर्देशन करना होता है। फिर हम देखते हैं आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य में भी आर्थिक संसाधनों के समानतापूर्ण विवरण में भी नियोजन को कहीं इसकी महत्व है। नियोजन खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्था में भी अस्थिरता जो होती उसकी संभावना को दूर करने में भी सहायक है, यानी कि उपयोगी और महत्व है। विदेश व्यापार की दृष्टि से यदि हम बच्चों देखें तो विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी नियोजन उपयोगी है। नियोजन में विदेशी व्यापार की अपने देश के हितों की शर्तों पर भी किया जा सकता है। और बच्चों अगर हम देखें प्रभावी नियोजन के द्वारा अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन भी लाया जा सकता है। तो बच्चों अभी हमने देखा उसका महत्व और उपयोगिता। फिर हम देखते हैं भारत में नियोजन के उद्देश्य क्या क्या है। पहला है बच्चों पूर्ण रोजगार, है ना, यानी पूरी तरह से रोजगार प्रदान कैसे किया जा सकता है। भारत में बेरोजगारी एक अत्यंत गंभीर समस्या है। सभी बच्चे जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी यानी कि बेरोजगारी समझते होंगे सब बच्चे कि रोज़गार ना मिलना, ना, बहुत सारी बेरोजगारी जिससे कि कई ऐसे काम धंधे जिससे पैसा पैदा नहीं हो पाता और कई लोग पढ़ लिखने के बाद भी बेरोज़गार हैं। तो ये भारत की एक महत्वपूर्ण समस्या है, यानी बहुत ज़्यादा अत्यंत गंभीर समस्या। और इस समस्या को दूर करके लोगों को पूर्ण रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना भी नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। क्या करना, लोगों को इस समस्या से दूर करना, यानी बेरोज़गारी से दूर करके उनको रोज़गार के अवसर यानी नौकरी देना ना, और ये मुख्य उद्देश्य है। फिर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, गरीबी का उन्मूलन। व्यक्ति की दैनिक आवश्यकताओं को, है ना, जो जनता है उसकी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना, ना, उनकी जो भी रोज़ की जो आवश्यकता होती है उसको पूर्ति करना, उसको पूरा करना और जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध करना। जीविकोपार्जन मतलब जिससे कि उनका जिस तरह से वो काम करें उससे उनका पेट चल सके, उनका घर चल सके और ज़रूरत की चीज़ें उनको मिल सके, है ना, इस तरह से उनका जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराना नियोजन का क्या है बच्चों, ये दूसरा उद्देश्य है। फिर हम तीसरा देखते हैं बच्चों, सामाजिक समानता की स्थापना करना। नियोजन के माध्यम से राज्य ऐसे कदम उठाता है जिससे धन का समान वितरण हो सके, है ना। नियोजन के माध्यम से क्या होता है, एक ऐसे कदम उठाता है जिससे धन का समान वितरण हो सके। फिर हम देखते हैं बच्चों, पूरे राष्ट्र के जीवन स्तर में समानता स्थापित करने के लिए राष्ट्र के
अविकसित तथा अविकसित क्षेत्रों को राष्ट्र के अन्य जो उन्नत क्षेत्र हैं उनके समान कराना भी नियोजन का एक प्रमुख क्या होता है, ध्येय होता है ना। अर्थात नियोजन के माध्यम से ही बच्चों, नियोजन के माध्यम से ही क्षेत्र असंतुलन को दूर किया जा सकता है ना। जो फिर हम देखते हैं बच्चों, राष्ट्रीय आय व व्यक्ति आय में वृद्धि करना। नियोजन का एक अन्य उद्देश्य है कि कृषि उद्योग क्षेत्र में वृद्धि व आयात निर्यात में संतुलित स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय आय में अधिकाधिक क्या करना, वृद्धि कराना। और इसके अलावा लोगों के लिए आय व रोजगार के साधनों को वृद्धि करके प्रत्येक व्यक्ति के आय को बढ़ाना। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों कि नियोजन के से क्या होता है, इसके उद्देश्य से एक फ़ायदा ये है कि बच्चों कि इस उद्योग क्षेत्र में वृद्धि कराना है ना, आयात व निर्यात में संतुलन स्थापित करना जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके, और इसके अलावा लोगों के लिए आय है ना और रोजगार के साधनों में वृद्धि करके यानी कि बढ़ावा करके व्यक्ति आय को क्या करना, बढ़ावा देना। फिर हम देखते हैं बच्चों सामाजिक उद्देश्य। फिर हम देखते हैं बच्चों कि सामाजिक उद्देश्य में नियोजन के सामाजिक उद्देश्य में वर्ग रहित समाज की स्थापना का लक्ष्य शामिल होता है, और इसमें श्रमिक व उद्योगपति दोनों को उत्पत्ति का उचित अंश मिलना चाहिए। और बच्चों पिछड़ी जातियों को शिक्षा में सुविधाएं देना, सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करना तथा अन्य पिछड़ी जातियों को समाज स्तर पर लाना ही नियोजन का मेन ध्येय है यानी कि मुख्य उद्देश्य है। फिर हम देखते हैं बच्चों, ये तो अभी हमने देखा भारत में नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं। फिर हम देखते हैं भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में समाजवादी समाज की स्थापना करना ना। ये सार्वजनिक क्षेत्र, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र जो है और आर्थिक असमानता को कम करके समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के ये महत्वपूर्ण है। और फिर हम देखते हैं संतुलित आर्थिक विकास में सहायक। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन पाया जाता है और यहाँ एक ऐसे भी राज्य, कुछ ऐसे राज्य बच्चों जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, जैसे पंजाब है, हरियाणा, महाराष्ट्र, और कुछ ऐसे हैं बच्चों जो पिछड़े हुए हैं, जैसे बिहार है, ओडिशी है ना। ये क्या है, ये पिछड़े हुए देश हैं। इनमें इसमें संतुलित आर्थिक करना। यहाँ भारत में क्षेत्रीय असंतुलन पाया जाता है ना, इनको क्या करना, इनके विकास के लिए सहायक होना। फिर हम देखते हैं लोक कल्याणकारी योजना को भी लागू करने की दृष्टि से भी ये नियोजन जो है महत्वपूर्ण है। बच्चों हम देखें तो कुछ मूलभूत उन उपयोगी सेवाएं जैसे बच्चों पानी, बिजली हो गई, परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा आदि को भी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखा जाता है ना। ये सार्वजनिक क्षेत्र की जो है ये इसमें रखा जाता है क्या क्या चीज़ें, पानी हो गया, बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा आदि। फिर हम देखते हैं बच्चों अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था को उतार चढ़ाव से बचाने के लिए भी इसको क्या किया जाता है, नियमित रखने के लिए सरकारी नियंत्रण आवश्यक है। फिर हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को जनहित में विवेकपूर्ण ढंग से चलाना होता है। फिर हम देखते हैं रोजगार के अवसर पर बेरोजगारी को दूर करने में सहायता प्रदान करना, बड़े बड़े उद्योगों में रोजगार के अवसर पैदा कराना है ना। सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण ये क्या है, क्षेत्र है बच्चों। तो अभी हमने देखा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र। तो बच्चों अभी हमने आपको पाठ नियोजित विकास की राजनीति में हमने आपको बताया कि नियोजन के बारे में बताया, योजना आयोग के बारे में है ना, और नियोजन से क्या अभिप्राय हमने आपको बताया, भारत में नियोजन की आवश्यकताओं को बताया, भारत में नियोजन का महत्व एवं उपयोगिता को, और भारत में नियोजन के उद्देश्यों को बताया। और फिर हमने देखा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का क्या महत्व है, क्या भूमिका है। अब बच्चों इसी पाठ से हम संबंधित कुछ प्रश्नों को दे रहे हैं और इसमें कुछ जो टॉपिक और बचे हैं फिर हम आपको अगली कक्षा में समझाएंगे। पहला प्रश्न है नियोजन से क्या अभिप्राय है, और दूसरा प्रश्न है भारत में नियोजन की आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता तथा उद्देश्य क्या है।
पहला प्रश्न, नियोजन से क्या अभिप्राय है। फिर है दूसरा प्रश्न, भारत में इसकी यानी कि नियोजन की आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता तथा उद्देश्य क्या है। तो बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में याद लिखिएगा और याद भी करिएगा। और मैं अगली कक्षा में जब सिविक्स की हम क्लास लेंगे तो उस क्लास में हम उसके जो और पॉइंट्स बचे हैं इस पार्ट के हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम यहीं अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।